प्रोग्राम आज रोही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक, और आज अपने प्रोग्राम में जिस मेहमान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनके तारुफ के लिए अल्फाज तो शायद कम पड़ जाएं, और इंतहाई हमा जहत शख्सियत हैं, शायर हैं, अदीब हैं, नसर निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं और न जाने क्या क्या हैं। खालिद मसूद खान आज से मुलाकात में उनसे जानेंगे मुल्तान की अदबी सूरत हाल के हवाले से भी और उनकी कुछ निजी ज़िंदगी के अहवाल भी। आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। खालिद मसूद खान से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे, उन्होंने खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। खालिद मसूद खान जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते हैं और तालीम, किताबों और अदब से मोहब्बत तो आपने विरसे में पाई, और अब शायरी जो है उसको भी एक नई सिमत से, जिसको पंजाबी मज़ाहिया शायरी में ऐसा कमाल किया कि दुनिया भर में कहीं भी अगर मिसाल दी जाती है तो वो खालिद मसूद खान से शुरू होती है। तो ये सिंफ कैसे इस तरफ जो है वो रुझान बना कि बिल्कुल भारी भरकम किताबें पढ़ते पढ़ते और एक तरफ इस तरह से शायरी शुरू कर दी? देखिए रज़ा, मैं अनवर मसूद साहब की एक बात कोट करूँगा। अनवर मसूद साहब से किसी ने पूछा कि अनवर साहब ये जो मिज़ाह है, ये मिज़ाह क्या है? तो अनवर साहब ने कहा कि इसके अंदर एक नुक्ता आप लगा दें, ये मिजाज होता है। अगर आपके अंदर जिसे कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो ये आप मिजाज एक तो तख्लीक नहीं कर सकते, नंबर एक। अच्छा, नंबर दो, दूसरी बात ये है, बड़ी मतलब अहम जो बात हुई है कि जो मिज़ाह है इसके बारे में मतलब ये कहा जाता है कि ये बड़ा मुश्किल सिर्फ है और इसका अदब में तकरीबन उतना ही शेयर है जितना आटे में शायद नमक का होता है, लेकिन आटे में अगर नमक ना हो रोटी का वो मज़ा नहीं होता। तो ये एक चुटकी जो है वो एक अपना मकाम भी रखती है और अपना लुत्फ़ रखती है। इसीलिए जो मिज़ाहिया शायरी है इसको नमकीन शायरी भी कहते हैं। मजीद लाहौरी साहब का जो है मजमूआ कलाम मिज़ाहिया शायरी का, तो उसमें ये उसका नाम ही नमकनान है। ये आपको मज़े की बात बताऊँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो आपने मुझे कहा कि ये इस शायरी का ये जो सिन्फ है ये मेरे ख़्याल में कैसे है। देखें, ये बात यह है कि ये मैं इसका मौजूद नहीं हूँ, बिल्कुल। ये तो बात मैं आपको क्लैरिटी से सबको बता देता हूँ। ये मतलब आपको जो पहला इसका जो है, देखें ये ज़ुल लिसान शायरी आप इसको ये कह रहे, दो ज़बानों या दो से ज़्यादा ज़बानों से जो मिल के मिज़ाह बनता है, उसमें जो पहला शायर हमें मिलता है वो मिलता है हमें मतलब 350-400 साल कदीम, जाफ़र ज़टली जी, जाफ़र ज़टली वो उर्दू और फ़ारसी को इस तरह मिक्स करते थे। कश्तिए जाफ़र ज़टली डुबकू डुबकू मी कुनत, तो देखे ना ये। अच्छा खालिद साहब, शायर आप हैं, अदीब आप हैं, कालम निगार आप हैं, कई मुतअद्दिद फाउंडेशंस के आप गवर्निंग बोर्ड्स में शामिल हैं, रीड फाउंडेशन है, अल-खिदमत फाउंडेशन है, मेप्को में भी कोई भी इजलास है उसके गवर्निंग बोर्ड का, वो भी आपके बगैर जो है वो अधूरा है। तो इतनी सारी जिम्मेदारियों से आप कैसे नबरदार और करता क्या हूँ, चलिए ये बताएं। इतना सारा भी कैसे कर लेते? नहीं देखिए रज़ा, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी आपने देखिए लाइफ में प्रायोरिटीज़ बना लें।
मुझे कभी कभी होता है, मैं फ़ोन किया किसी दोस्त को और उसका जवाब नहीं आया, फिर उसका रात को फ़ोन आ गया या अगले दिन फ़ोन आ गया, यार वो 10 से खाली यार टाइम नहीं मिल सका, तो मैं कहता झूठ बोलते हैं। ये मुमकिन नहीं कि अगर मैं फ़ोन करना चाहूँ, मेरी मतलब मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारी मिसेज़ का फ़ोन आए तो तुम उसको एक दिन डिले कर सकते हो? कहता नहीं यार वो तो घर जाना होता है। मैं कहा देखिए ये प्रायोरिटी का मसला है, जहाँ आपकी प्रायोरिटी हुई टाइम निकल आता है। टाइम एक्चुअली आप 24 घंटे हैं ना, उसमें सोने का टाइम निकाल लें, बाकी जो 12, 13, 14 घंटे हैं वो आप अरेंज करते हैं। दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक का आप दौरा कर चुके हैं, वहाँ मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं। मुशायरे तो 40 से ज़्यादा नहीं, लेकिन वैसे फिरे मैंने 40 से ज़्यादा हो। साहब ज़ादियाँ भी एक अमेरिका में और एक ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन घूम फिर के जो दिल है वो मुल्तान में लगता है। तो ये मैं ईमानदारी से आपको रज़ा, आपको ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई माली मुश्किल, कोई यहाँ पर कोई और इस किस्म की मुश्किल दरपेश ना हो, अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी सहूलत दी हो, तो पाकिस्तान से अच्छा मुल्क रहने के लिए कोई नहीं, और पाकिस्तान में फिर मुल्तान से अच्छा शहर कोई। बात ही ख़त्म कर दिया आपने तो सारा। असल में देखिए, मैं वो बात कर रहा हूँ ना कि मुल्तान में जब मैं फिर वो बात घूम फिर के मुल्तान पे आ जाती है। देखें मुल्तान में कौन सी सहूलत है जो मुयस्सर नहीं है। देखिए बच्चों का होता है मेडिकल कॉलेज, सरकारी भी मौजूद है, प्राइवेट भी मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़ 3-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज शानदार है, यूनिवर्सिटी बहुत दिन से यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मौजूद है, बच्चों को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मौजूद है। बच्चों को आपने तालीम दिलवानी हो तो मतलब सरकारी स्कूल भी मौजूद है, और जो अच्छी जो टॉप की जो प्राइवेट चेन्स हैं वो मौजूद हैं। एमर्सन कॉलेज जैसा इदारा मौजूद है, और पंजाब कॉलेज भी मौजूद है। देखिए आपके पास बाकी वो कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट। तो जिसने बच्चे ने ऑक्सफोर्ड को पढ़ाना है तो उसको तो लाहौर भी छोटा है, उसको इस्लामाबाद भी छोटा है। खालिद मसूद खान, कल्चर और अदब कितने कोई आपस में जुड़े हुए हैं। मुल्तान एक हज़ारों साल की ज़िंदा तारीख रखने वाला शहर है, और मतलब आप खुद समझते हैं कि क्या यहाँ जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं और जो लिटरेरी वैल्यूज़ हैं वो इस शहर से मुताबिकत रखती हैं, इसकी तारीख से मुताबिकत रखती हैं। उस तरह से यहाँ का जो अदीब, शायर, नस्ल निगार, कालम निगार, कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाला, उस तरीके से उसको आगे आने के मौके मिल रहे हैं, और कितनी कोई एक्टिविटीज़ होती है। मैं आपकी कथा कलामी कर रहा हूँ बात की। देखिए रज़ा, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो ये हमारा एक तहजीब कल्चर, हमारी सकाफ़त के हवाले से तो ये है कि ये मुल्तान 5000 साल कदीम आबाद शहरों में, दुनिया के चंद शहरों में है ये, जिसमें मतलब आप ये देखें कि मुल्तान जो है ये पाकिस्तान में तो इसका कोई मैच नहीं करता। 5000 साल भी कम अज़ कम कहा जाता है, कुछ लोग इसको 7000 साल तक पुराना शहर आबाद कहते हैं। मतलब मुल्तान के बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं जिनको मुल्तान से बाहर कोई नहीं जानता। अच्छा, अब लोग बड़ी बात करते हैं जी वो चीज़ जी मनवाई जा सकती है, ठीक है, चंद एक्सेप्शन होगी, कुछ इस्तिस्नाई इसमें हैं चीज़ें, लेकिन नॉर्मली ये सब कुछ नहीं है। चौथी रेशम दिलाने मुल्तान कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के लिए करीबी दोस्त शाकिर हुसैन शाकिर उनसे मिलने दफ्तर आए। अभी खालिद भाई एक बात कर रहे थे मुल्तान के हवाले से ने। अच्छा, मुल्तान हम दोनों का महबूब है। मैं तो कहता हूँ कि मुल्तान से हम दूर जाएंगे ना। अच्छा चले, मतलब है कि अच्छा एक मिनट, मैं उसमें मैं कथा कलामी कर रहा हूँ। आपने जो कहा था ना मुल्तान की सकाफत के रवायात जो होती हैं वो सकाफत का हिस्सा होती हैं। सही। हम मुल्तान में बुनियादी तौर पे सिर्फ इसलिए रहते हैं कि मुल्तान एक रवायत, अभी तक इसमें रवायात जिंदा हैं, जो एक मुरव्वत होती है, जो एक मोहब्बत होती है, जो आपस में एक इंसान का इंसान से ताल्लुक़ होता है, एक हमसायगी होती है, एक महल्लेदारी होती है, ये चीज़ें कायम हैं, आज भी है, मतलब वज़ादारी। अब यही बात मैं और खालिद भाई कल और डीसी साहब के साथ बैठ के ये कर रहे थे कि मुल्तान को जिस तरीके से सामने आना चाहिए था मुल्तान की चीज़ों को, अभी 5000 साल पुरानी बात कर रहे थे। अब ये बहुत कम लोगों को पता है कि रंगवीर जो है
बड़ी उनकी मुक़द्दस किताब है, मुल्तान में बैठ कर लिखी गई। होली का त्यौहार मुल्तान से शुरू हुआ, होलिका देवी का प्रहलाद मंदिर से। प्रहलाद मंदिर से। अच्छा, फिर आप भी देखें कि हड़प्पा भी मौजूद है, ठीक है, वो बाद में आया है। मुल्तान उससे पहले से मौजूद है। मतलब देखें, जो आसार कदीमा की जब हम बात करते हैं ना तो हम पीछे रह जाते हैं। तो मतलब है कि मुल्तान आगे है, बाकी तमाम चीज़ें पीछे हैं। अब हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो हम एक दफ़ा फिर मुल्तान वालों के लिए खालिद भाई ने जो प्लान किया है, चौथी रेशम दिलाने मुल्तान कॉन्फ्रेंस। ये नाम ज़ाहिर सलीम गोंदल साहब डिप्टी कमिश्नर थे जी। तीन देखे जी, देखे अदबी, देखें अदबी हवाले से तो वो जो मुल्तान को मुल्तान टी हाउस दे गए हैं, ये जब तक मौजूद है ज़ाहिर सलीम गोंदल को अहले मुल्तान याद रखें। वो वैसे दिलों में अब मतलब देखें, अब नहीं देखें नहीं उसका नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना रज़ा, वो ये है, देखें जो नई जनरेशन है ना, जिन्होंने ज़ाहिर सलीम गोंदल का DCO-शिप का दौर नहीं देखा होगा, उनको ज़ाहिर साहब याद नहीं होंगे। सड़कें बनेगी, सड़कें टूट जाती हैं, सड़कों के ऊपर जब नई सड़क की एक तारकोल बिछाते हैं तो फिर उसकी फटी लग जाती है, जिसने नए ने बनाई होती है, पुराने को कोई नहीं याद रखता। लेकिन मैं टी उसके वाले से बात कर रहा हूँ कि इतनी शानदार एक बिल्डिंग और इतना शानदार एक इंस्टीट्यूशन जो है वो एक कल्चर तोहफा दे गए हैं। देखें कि उनको गए हुए 4-5 साल होने को आए, किसी ने इस दौरान किसी डिप्टी कमिश्नर ने नहीं सोचा कि ये 3 साल तक मुसलसल जो होती रही है तो इसको अगले साल भी तो होना चाहिए। अब आमिर खटक साहब ने प्लान किया, हमने कल बैठ कर इसको डिसाइड किया इंशाअल्लाह अक्टूबर 2020 में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम तो मौजूद रहेगा यूट्यूब पर, और एक कहकशां जो है वो इंशाअल्लाह, बिल्कुल इंशाअल्लाह उसमें जितने लिखने वालों की इस खित्ते से जनूबी ताल्लुक़ पंजाब से और हमारे खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले जितने प्रोमिनेंट लोग हैं, हम उनको यहाँ खिताब के लिए बुलाएंगे, जो मुल्तान पर गुफ्तगू करेंगे, और उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम मकाले लिखवाएंगे जो मुल्तान की तारीख़, मुल्तान की तहज़ीब, मुल्तान का कल्चर और मुल्तान के रहन सहन, मुल्तान के जो शहर की जो डेवलपमेंट है, ये इन चीज़ों पे हम लिखवाएंगे ताकि चीज़ें डॉक्यूमेंट हो जाएं। दफ्तर से मुल्तान टी हाउस के लिए रवाना हुए। खालिद मसूद खान टी हाउस एक बड़ा अच्छा एक इजाफा मुल्तान शहर के लिहाज से, कॉन्सेप्ट तो ज़ाहिद सलीम गोंदल साहब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर थे उस वक्त, तो उनके होते उन्होंने संग बुनियाद रखा, लेकिन इसके इफ्तिताह से पहले ही वो मुल्तान से चले गए थे। इसके इफ्तिताह के लिए वापस आए थे, इसके इफ्तिताह में शरीक हुए थे। तो किस कदर ये साबित हुआ इस मकसद के लिए, इस मकसद के लिए? असल में हुआ ये कि मतलब मैं ये समझता हूँ कि ये अहले मुल्तान पर एक ऐसा वो एक तोहफ़ा दे के गए हैं जिसकी वजह से वो मुल्तान के अहले इल्म जो हल्का है, अहले अदब हल्का है, उसमें वो तादेर उनको याद रखा जाएगा। गोंदल से मेरी पहली मुलाकात मुल्तान में हुई। मुल्तान में हुई तो ऐसे बात उन्होंने कहा कि मुल्तान के क्या होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ एक अदीबों के बैठने की कोई जगह होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अब कहाँ बैठते हैं? मैंने कहा जी देखें, मुल्तान के अदीब को 2-4 डेरे थे उनके बैठने के, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ गुफ्तगू ज़्यादा होती थी और उस रेस्टोरेंट पे खाया पिया कम जाता था। एक चाय के कप पे 4 घंटे गुजर जाते थे। तो कुछ जो समझदार रेस्टोरेंट्स वाले थे उन्होंने शायर अदीबों को वहाँ से छुट्टी करवा दी, और जिन्होंने बिठाए रखा वो सारा कुछ बैठ गया उनका, वो बंद हो गए। अब 2 हुई थी। तो हमने कहा यहाँ कैसा इदारा हो पाक टी हाउस लाहौर की तरह कि जिसमें यहाँ अदीब आएँ, बैठें, डिस्कशन करें, अदब पर गुफ्तगू हो, जो नई जनरेशन है वो उसका पुरानी जनरेशन के साथ मुकालमा हो और कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें बातें। गुल साहब का ठीक है। अच्छा, ईमानदारी की बात है, जब उन्होंने कहा ठीक है
तो हमने भी इसको बिल्कुल ऐसे ही लिया जैसे नॉर्मली ब्यूरोक्रेट करते हैं कि ठीक, वो कह देते हैं ठीक है, हम भी कहते हैं ठीक है, और उसके बाद रात गई बात गई, 2 साल गुजारते हैं, 3 साल गुजारते हैं, बल्कि 2-3 साल तो बहुत गनीमत है, चंद माह गुजारते हैं और अपने राह लेते हैं। मन फाइन मारने गोंद साहब ने कहा मुझे कहाँ होना चाहिए, वैसे पूछा। मैंने कहा किसी पार्क के साथ हो ताकि थोड़ा सा माहौल अच्छा हो। अच्छा, मेरा ख्याल था कि एक छोटा सा कमरा कोई बन जाएगा तो चीज़ें चल जाएंगी। 1 मिनट गुंद साहब ने कहा जी हमने शुरू करवा दिया टी हाउस, तो ज़रा आके देखिए। कि मैं यहाँ आया तो इतना बड़ा एक जो बुनियादें खुदी हुई थी, स्ट्रक्चर बन रहा था। तो ईमानदारी की बात यह है कि मुझे खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, वो आप मिस कर गए, ये गोंदल साहब के होते बन गया था। होते बन गए जी। गोंदल साहब ने वो 2.25 साल यहाँ पे रहे, तो कुछ दोस्त कहते हैं यार 2.25 साल बड़ा लंबा अरसा है। मैंने कहा जब उनका जाहिद सलीम गोंदल के यहाँ पे काम देखते हैं तो उस हिसाब से पता चलता है कि वो मतलब ये 2.25 साल का अरसा, हमें लगता है कुछ शायद 3-4 साल यहाँ पे रहे हैं कम से कम, जो इतनी चीज़ें बना गए। अच्छा, मैं बात आपकी जब तक लामी कर रहा हूँ सारे, जब आपने कहा कि नौजवान नस्ल और जो बुज़ुर्ग हैं उनके दरमियान एक मुकालमे की सूरत हाल हो, और उससे पहले आपने एक बात की कि जो फाइनेंशियल इश्यूज ऑलवेज मैटर, तो अदब और शायरी शौक तो हो सकते हैं, रोज़गार तो नहीं। रोज़गार नहीं, बल्कि देखें अब तो ये है कि कोई एक ज़माना था कि पब्लिशर जो थे ये शायरी की किताबें पल्ले से छापते थे। अब सूरत हाल ये है कि अब पब्लिशर भी नहीं छापते, तो ये तो शायर को किताब भी खुद छपवानी पड़ती है मोस्टली, इला के बहुत कोई पॉपुलर पोइट्स हैं ना, उनको तो छाप देते हैं जिनके नाम पहले बिक रहे हैं। जिनका नाम नहीं बिक रहा उनकी किताब भी नहीं बिकती, तो वो किताब छपवानी पड़ती है। मुल्तान में 2 लाइब्रेरियां हैं, एक लांगे खां पब्लिक लाइब्रेरी है और एक म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी, किले वाली लाइब्रेरी। वो तो प्राइवेट हुई ना, वो तो जो किसी वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट चला रहा है उसको, लांगे खान को, और इसको गवर्नमेंट का वो एक निगलेक्टेड है। नहीं, उसमें यह है कि मैं आपको बताऊँ कि पहले मैंने उसके लिए हमारे दोस्त हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, औरिया मकबूल जान, वो थे जो लाइब्रेरी फाउंडेशन, पंजाब लाइब्रेरी फाउंडेशन के चेयरमैन थे। तो उस वक्त उनसे हमने उस लाइब्रेरी के लिए 10 लाख रुपए लिए थे। फिर वहाँ मैंने फ़ोटोकॉपियर, फैक्स मशीन, 2 कंप्यूटर ब्रांडेड और कोई 7 लाख रुपए की किताबें जो थीं, जिसमें काफ़ी सारी जो किताबें थी वो रेफरेंस बुक्स थी, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं वो PCS CSS के इम्तिहान की तैयारी करना चाहें तो उन्हें कुछ ना कुछ मटीरियल अवेलेबल हो। तो वो किताबें हम लाए थे। लेकिन ज़ाहिर है फंड्स की कमी है, पिछले 25-30 साल से वहाँ पर लाइब्रेरियन कोई नहीं है। तो चलेंगे उसको देखेंगे वहाँ पे। अच्छा, ये बड़ी मैं फॉर्चुनेट ये कि अभी मेरे आपके साथ वैसे भी मेरा दिल कर रहा था कि वहाँ जाएँ। लाइब्रेरी उस वक्त तक बेफ़ायदा है जब तक उसमें जो इस्तेफादा करने वाले ना हों, उसमें रीडर्स ना आएँ, उसमें क़ारीन ना हों। तो हम जो मुल्तान वाले हैं उनको मतलब इस आपके मतलब मीडिया के तवज्जुह से ये दावत देना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी है, उसकी मेंबरशिप लें। अब वैसे तो कैंट में भी गैरिजन पब्लिक लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनी है, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी एक्सेस उसकी है, मेंबरशिप फ़ीस ज़्यादा है शायद। उस वाले से मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी एक लाइब्रेरी हम काविश करें इसको ठीक करने की। तो इसमें जब पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी तो बात तभी बनेगी। चलते हैं, देखते हैं। अब हम उधर चलते हैं इंशाल्लाह, तो आपको दिखाते हैं उस लाइब्रेरी को, और आपके चैनल उसको पूरे वसेब में दिखाएगा। बिल्कुल दिखाते हैं। ठीक है, चलें। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक के हमरा किला कोहना कासिम बाग की लाइब्रेरी का दौरा किया। अच्छा, ऐसे खटक साहब, सूरत हाल आपके सामने है कि कोई भी इतना बड़ा और हज़ारों साल की ज़िंदा तारीख़ रखने वाला मुल्तान शहर जो है,
उसमें भी हमारे पास एक इस तरह की कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। इसके ऊपर फंड्स तो आते रहे लेकिन किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी शायद महसूस नहीं की। लेकिन आप नहीं समझते कि इस तरह की किताबें भी किसी भी शहर की तारीख़ में एक बहुत बड़ा असासा होती हैं जिनकी अपनी एक हैसियत होती है। कहीं ना कहीं बेशक कम या ज़्यादा 2%, 1%, 0.5% भी लोग मतलब इस्तिफ़ादा तो करते रहते हैं उन किताबों से। तहकीक और इल्म का जो एक सिलसिला है वो आगे चलता रहता है। देखिए जी, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट किताबें अभी मेरी खालिद मसूद साहब से डिस्कशन हो रही थी। ये हिस्ट्री है, इसमें मुल्तान की हिस्ट्री पड़ी हुई है, लेकिन कुछ जो है वो ट्रेस आउट नहीं हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया। आज जो मेरा विज़िट है उसका मकसद यही है। CEO मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को भी मैंने बुला लिया है। हम देखेंगे कि इसको किस तरह हम पहले तो इसमें वो माहौल दें कि यहाँ पे बंदा बैठ के पढ़ने का उसका दिल करे। अब जो माहौल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसमें तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। सबसे शानदार सब्ज़ेज़ार भी मतलब ग्रीन एरिया भी इसके साथ पैच एरिया है, वहाँ भी बुक्स और पार्किंग है, फिर सिटी का हार्ट ऑफ द सिटी में ही है। अच्छा खान साहब, मैं एक बताऊँ, मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा सा ना हूँ जिसे ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा मैं कहता हूँ यार, जो किताबें चोरी हो गई ना, जो चली गई, उस पर अब बाद मर्ग वावेला वाली बात है, उनको छोड़ दें, भूल जाएं। मैं कहता हूँ उनको जो मौजूद हैं हम सिर्फ उनको अगर सेव कर लें, उनको हम प्रॉपर तरीके से कर लें। अब इसमें आपको मैं पीछे ले जाऊँगा, बरामदे में किताबें बहुत बड़ी बड़ी नायाब और बड़ी पुरानी आउट ऑफ प्रिंट किताबें पढ़ी हैं जो शायद इस लाइब्रेरी के अलावा बमुश्किल आपको कहीं मिले। हम ये चाहते हैं कि जो ये इस वक्त जो पड़ा हुआ है ना यहाँ पे अदब और इल्म का जो ख़ज़ीना, हम उसको सेव कर लें और उसको जो हमारे पढ़ने वाले हैं उनको प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो। वापस दफ्तर पहुँचे। मामूल के मुताबिक कॉलम लिखा। खालिद मसूद खान, आप कॉलम लिखते हुए पेन, रिवायती पेन का, इंक वाले पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, टाइपिंग भी ख़त्म हो गई। एक वॉइस रिकॉर्डिंग पे आपको हर चीज़ टाइप हुई मिल जाती है। तो ये एक रिवायती तरीक़ाकार लिखने का क्यों? अच्छा रज़ा, ऐसे है कि रवायती आदमी हूँ, रवायती तरीके से लिख रहा हूँ। असल में मैं उस जनरेशन का हूँ जिसने तख्ती लिखी हुई है और जेड की नेब से उर्दू लिखी है और जी की नेब से अंग्रेज़ी लिखी हुई है। अब यकीन करें कि मेरे से ये जो हैं जेल पेन या बॉल पेन वगैरह, इससे बिल्कुल नहीं लिखा जाता, मज़ा ही नहीं आता मुझे। अच्छा वॉइस वाले का तो ये है कि पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि अकेले बोलते हुए ना बंदा बड़ा बेवकूफ़ सा लगता है। किसी को लगे ना लगे, बंदा खुद को लगता है। तो अच्छा दूसरी बात ये कि शायद ट्राई भी नहीं किया इसको। तो पेन, ये मैं रवायती पेन की आप बात कर रहे थे, सारी उम्र इसी से लिखा है और अभी भी इससे लिखा। पहले वो होता था ईगल का पेन, तो अब वो कंपनी बंद हो गई है। अब ये उसी तरह का $1 का पेन है। ये मैं एक अरसे से मुराद शायद पिछले 50 साल से सही वाला रवायती पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उनसे लिखता मज़ा इससे आता है। पता नहीं अब इतनी उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। अब आदत पड़ गई इस तरह लिखने की। मेरा जो माजी है ना, मेरा बचपन है, मेरी जवानी है, मेरी नौजवानी है, वो मैंने बड़ी भरपूर और बड़ी मज़ेदार गुजारी है। स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसा काम रज़ा मलक रह नहीं गया जो दिल किया और ना किया। मेरी वालदा बड़ी नरम तबीयत की थी, तो डांटा भी नहीं, कहा अब ये कमीज़ बेटे तुमने एक दिन आज पहनी, ये बाकी पहनने के काबिल नहीं रही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो पान खाने का मज़ा था, वो जो साफ़ करने का मज़ा था, सुबह से शाम तक ईद इंजॉय आप अपने बच्चों को तो ऐसी इजाज़त नहीं देंगे। अब मैं उसको नहीं, मैं कहता हूँ वो करती नहीं ऐसा, वो करें, ईमानदारी की बात है। मैं उनके इस अमल में जब खुद को देखूँगा खुश होऊंगा कि यार ये वही कुछ करें जो बच्चों को करना चाहिए। तो अब मैं उस ईद पे और अपनी ईद को जब कंपेयर करता हूँ, अपने बचपन के दिन को इनके दिन के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मैं समझता हूँ हमारे पास पैसे कम थे, लेकिन हमारे पास
इंजॉयमेंट ज़्यादा थी, हम ज़िंदगी को ज़्यादा करीब से और हाथ लगा के ज़िंदगी को देखते थे। तो उसमें जब मैं लिखता हूँ तो कई कारी कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया है, तो ये है, ज़िंदगी के साथ है। ठीक कहते हाँ, है, ठीक कहते वो भी ठीक कहते हैं और मैं भी ठीक लिखता हूँ। हाँ जी, ये भी वो इसलिए कि मैं अपना माजी कहाँ करूँ, मैं अपने माजी को कहीं फेंक तो नहीं सकता। नहीं, कोई भी नहीं फेंक सकता माजी को। नहीं, देखें, मैं टाटों वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, बहुत से लोग इस माजी को फेंकते नहीं हैं, टाट के नीचे छुपा लेते हैं। मतलब आपको माजी है ना, मेरे पास पहली साइकिल मुझे 9वीं में जो मिली थी, वो साइकिल थी जो मेरे वालिद साहब लाइब्रेरियन बनने के कई साल बाद तक उसको इस्तेमाल करते रहे। फिर वो मेरे बड़े भाई को मिली, जब मेरे बड़े भाई ने नई सोराब की साइकिल ली तो वो पुरानी रेले की साइकिल मुझे मिली थी। तो मैं उस साइकिल के साथ इतना खुश था कि मैं अपने बच्चे को किसी को अब गाड़ी ले दूँ ना तो शायद उतना खुश था। तो ये मतलब जो है, मतलब जो हमारा बचपन है, ये जो जवानी है, जो लड़कपन है, वो कोई इतना लेयर वाला नहीं था जैसे ये बच्चों का है। लेकिन मैं उसको याद करता हूँ, उसको लिख के बताता हूँ कि भाई ऐसे थे, लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, बल्कि थे क्या हैं। जिम जाने के लिए दफ्तर से रवाना हुए। एक्सरसाइज करना रोज का मामूल है। खालिद मसूद खान शायर हमेशा बहुत रोमानवी होती हैं और शायरी में वो झलक भी मिलती है। तो मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है, और ये मोहब्बत जो है क्या ज़िंदगी में एक बार होती है या बार बार होती है? तो मोहब्बत की आप बात कर रहे हैं, वो हमने की नहीं की? अच्छा, की। अच्छा, शायरों के बारे में ये भी एक बड़ा आम तासुर है कि वो कहते हैं ना कि रहने दो सागर और मीना मेरे आगे। ये बहाना है, मुझे बहाने होते हैं ना मुझे काम करने के लिए, तो ये बहाना है। तो बड़े बहुत शानदार शायर इसके बगैर गुजरे हैं। और बल्कि मज़े की बात बताऊँ आपको कि हज़रत मोहानी हो गए, रियाज खैराबादी हो गए, मतलब इन्होंने मोहब्बत पे, शराब पे, सागर और मीना पे बड़ा कुछ लिखा है, लेकिन इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं था। तो फिर गुमराह करने वाली गल होगी, गुमराह करने वाली गल नहीं है ना। मतलब हज़रत मोहानी को देखने सारी उम्र वो कहते हैं, मतलब चक्की की मुशक्क़त भी की है, जेल भी काटी है, और लोग ख़तों में लिख रहे हैं चुपके चुपके रात दिन सुबहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो ये वो शायर जो है बहुत सी बातें तख़य्युलाती करते हैं। अच्छा, उस तजर्बे से गुजरना ज़रूरी नहीं है। सराइकी शायरी के हवाले से आपका क्या है? लेकिन सराइकी बड़ी रिच शायरी है, बड़ी रिच शायरी है। ख़ास तौर पे मैं एक और बात कहूँगा कि जो वसेब की महरूमियों के हवाले से जो रिएक्शनरी पोइट्री है शायद इसकी, जो सराइकी की, ये आप यूँ समझिए कि जैसे वो शाह हुसैन की शायरी में एक रद्दमल पाया जाता है ना, जिसे हम कहते हैं कि एंटी स्टेट। बाल किस लिए बड़े कर लिए आपने, और माशाल्लाह आप ज़िंदगी की 7 बहारें देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी फुल स्टाइल जो है वो बड़ा। देखें मेरी बात सुने, ये ऐसे है कि जब हम छोटे थे ना, वो बात फिर बचपन से शुरू होती है एक्चुअली। वही नॉस्टैल्जिया। नहीं, हमें बड़ा शौक था बड़े बाल रखने का, लेकिन बाल बड़े रखने को नहीं देता था। चौकशीदा हम जब रहते थे तो हमारे उधर तैमूर रोड पे एक गुल मोहम्मद थे, गुल्लू चाचा, हम उसको सारे कहते हैं चाचा गुल्लू। तो हमारे बड़ी मतलब मज़ेदार एक होती थी चेक,
कि जो बाल हैं इसको पकड़ के यूँ किया जाता था, अगर ये कान के ऊपर आ जाए ना तो इसका मतलब बाल बड़े हो गए। बाल बड़े। तो हमें बाजमात सब में मुझे बड़े भाई को उस वक्त तो जुम्मे के जुम्मे छुट्टी होती होगी ना, कि जुम्मे के जुम्मे बारी लगती थी? जुम्मे के जुम्मे नहीं, जुम्मे हर जुम्मे तो नहीं, दूसरे तीसरे जुम्मे बारी लग जाती थी तो भिजवा दिया जाता था गुल्लू के पास। अब मैंने सोचा यार मैंने क्या ज़िंदगी को अपनी मर्जी से गुजारा जाए, और जो नासूदा ख्वाहिशात हैं उनको जाने से पहले उनकी तकमील कर ली जाए, पूरा कर लिया जाए, अपने जो शौक़ हैं। शाम गए, घर पहुँचे। खालिद मसूद खान, आपका जब भी स्टेटस चेक करें तो कभी आप यूएस हैं, कभी आप यूके हैं, कभी आप दुबई हैं, कभी आप तो अब कोरोना है, तभी आप पाकिस्तान में जो है वो पाए जा रहे हैं। तो बच्चों के साथ किस तरीके से, कितना को वक्त मिलता है बच्चों को, और कितना को टाइम? मैं रज़ा बिल्कुल आपको मतलब एक तो होता है ना, मतलब आप जब टीवी पे कुछ कह रहे होते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी में बिल्कुल आप डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं जो दिल में होता है ना वो बात कह देता हूँ, चाहे वो टीवी हो, वो अखबार हो। अंदाज़ा हो गया मुझे आज 4 दिन आपके। अच्छा, उसमें यह है कि मतलब इसमें ना बच्चों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया बुनियादी तौर पे। पहले अल्लाह वैसे आपका ना अभी तारीफ करना बनता है आपका। नहीं, अभी तो मैं घर बैठा हुआ हूँ, मैं यही सामने बैठा हूँ नहीं, मेरे सारे बच्चों ने, बल्कि मैं कहूँगा कि इनकी वालदा अल्लाह बख्शे, उसने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। मतलब मैं बड़े मजे से 1 घंटे में नोटिस में उसको फ़ोन करता था, मैंने जाना है, उसने कहा कितने दिन के लिए जाना है, मैंने कितने दिन के लिए, तो उसको ये पता था कि कितने दिन के लिए जाना है, तो कौन सा ब्रीफ केस या कौन सा बैग इसको साथ बना के देना है, मतलब यहाँ तक। और बड़ा अरसा तक जब मैं उसके बाद अपने बैग ले जाता तो मुझे बाहर जाके एहसास होता था कि फ़लाँ चीज़ आएगी है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, मैं तो बैग भी पैक नहीं करता था। तो उसके बाद ये है कि इन दोनों ने मतलब आपस में जिसे कहते हैं ना कि ऊपर नीचे क्या है, लोग ऊपर नीचे की लड़ाई बहुत होती है, लेकिन ऊपर नीचे वालों में मतलब ख़ास तौर पे अनम ने असद को बिल्कुल अल्लाह के मतलब इमीडिएट छोटा भाई था, लेकिन उसने बिल्कुल इसका जैसे बड़ी बहनों की तरह साथ शायद मैं कहूँगा कि बल्कि माँ की तरह इसका ख्याल रखा। तो इन्होंने बच्चों ने काफ़ी मतलब इस सिलसिले में मेरे साथ कोऑपरेट किया है। चलिए, ये तो अब असद बैठा, मेरी हेल्प की है इन्होंने, मैंने इनकी नहीं की, इन्होंने मेरी की है। ये तो आपने कर ली ना, आपने फुल मक्खन लगा लिया। आप असद से पूछते हैं क्या हाल है असद, ठीक है, आप खैरियत से? तो क्या कर रहे हैं असद आजकल आप? मैं नस्ट में होता हूँ, BBA कर रहा हूँ। अच्छा, नस्ट बिजनेस स्कूल से। तो घर में सबसे छोटे? हाँ जी। कितना को फायदा और कितना को नुकसान है सबसे छोटा होने में? फायदा भी है, नुकसान भी काफी है। नुकसान क्या है यार, तुम वैसे बता ना। बस वो ज़्यादा नज़र होती है हर किसी की। तो कितनी कोई मतलब बहनें डांट के बात करती है यार? नज़र की ये बात है कि हर बहन, मैं अमेरिका जाता हूँ ना तो उन्होंने मतलब 6 महीने बाद अमेरिका गया हूँ तो उन्होंने 6 महीने इसकी शॉपिंग करके रखी होती है, ये नज़र है उनकी पे। ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ तो एक टैची पहले से इसका बहन ने भर के रखा होता है सामान का कि ये असद का सामान है, ये नज़र है। ये नुकसान क्या है? मेरी डांट डपट के अलावा को नुकसान बता दो। चलिए, अच्छा, तो अभी फिर हॉस्टल तो ऑब्वियसली फिर घर कितने दिनों बाद आना होता है इस्लामाबाद? वैसे तो मतलब 1.25 महीने बाद तकरीबन चक्कर लग जाता है, महीने बाद एक चक्कर लग जाता होता है वैसे आमतौर पे। अच्छा, महीने बाद चक्कर लग जाता है। लेकिन अभी तो क्वारंटीन में तो 6 महीने से घर पे ही। कैसा फील करते हैं जब बाबा के हवाले से तारुफ होता है बाहर कि खालिद मसूद खान के? बड़ा अच्छा फील होता है। तो किस तरह से मतलब क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, या वो पूछते हैं कि रिश्ता ना होने का सबब उसका अब्बा था और ऐसा अब्बा कहाँ से? मेरे असल में क्रिटिसिज्म इस तरह का नहीं होता, क्योंकि मेरी जो एज फेलोज हैं मतलब जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ वो ज़्यादा जानते ही नहीं होते, मतलब इस तरह। ये एज है मतलब क्यों जान नहीं, इसके मतलब शायरी अब सुनता ही नहीं है ना कोई, मतलब इतना ये नहीं जी।
लेकिन नहीं, काम नहीं, बन ठीक गया, है, ये ठीक काम है। बन गया। असल में असद ने सारे बदले ले लिए नहीं, आपसे। देखो, असद नहीं, ने- देखिए उससे मैं- असद ने हिसाब बराबर कर लिया, आप मैं जो भी बता- मर्जी देखिए- कहे। देखिए मेरी बात सुने, वो भी उसी तरह बिल्कुल सच बोल रहे हैं जिस तरह मैं मतलब ये भी सच बोल रहा है। बात तो ठीक है कि इस एज के बच्चों के ना डेफिनेटली अपनी दिलचस्पियां हैं। अच्छा, हमारे में तो ये एक मजबूरी थी ना, मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ पीटीवी देखने के इस एज में पाबंद थे, पाबंद के मजबूर थे, और कुछ था नहीं कोई हमारे पास ऑप्शन। अब एक तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, नंबर एक। नंबर दो, अब जाहिर है जो नर्स बिजनेस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, मोस्टली इंग्लिश मीडियम के बच्चे आए होते हैं, उनको पोइट्री की समझ ही नहीं है। मैं बात करती इनको तंग करने के लिए ना इनको शेर सुनाता हूँ, तो कहते हैं इसका तर्जमा करके बताओ। अच्छा, तो ये फंस जाते हैं बच्चे। ऐसी बात है असद? हाँ जी। यार ये तो अब ये फिर गिला बन गया। लेकिन इसको कभी कभी मज़े भी होते हैं कि लोग फिर जब मुशायरा होता है तो इसको सिफारिश करते हैं यार अपने अब्बा को, हमारे इंस्टीट्यूट में आकर मुशायरा पढ़ ले। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये होता है कभी। चलो, ये तो जबरदस्त है। वही मैं कहता हूँ ना कि अच्छा फील होता है, लेकिन क्रिटिसिज्म ऐसे नहीं फेस। अच्छा, क्रिटिसिज्म भी फील होता है। सही सही। चलें बहन से बात कर लेती हैं। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, आप खैरियत से? तो आप क्या कर रही हैं? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है, तो मैं आजकल फ्रीलांस करती हूँ। अच्छा, बस। हाँ जी। मतलब ज़्यादा वक्त घर पे गुजरता है? हाँ जी। और असद पे नज़र रख के कि असद क्या कह रहा है? आजकल तो यही हो रहा है, क्योंकि अच्छा। क्वारंटीन में घर है, वरना तो मैं घर में अकेली होती हूँ, तो ज़रा चल करती सही। हूँ। बाबा का कितना ख्याल रखती हैं और बाबा आपका कितना ख्याल? अब ये तो बाबा ही बताएंगे। भाई ये क्वेश्चन तो बाबा का है। मेरी बात सुने, ये अल्लाह का शुक्र, मेरा अल्लाह का बड़ा करम है, मेरा बड़ा ध्यान रखती है। और खास तौर पे ऑड टाइम पे जब मैं इससे कॉफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, हाँ, तो बाबा को एक कॉफ़ी बस होता है जो हर टाइम चाहिए होती है। अच्छा, कॉफ़ी हर वक्त कॉफ़ी चाहिए? रेगुलर चाहिए होती है, क्योंकि बाबा कॉफ़ी के बहुत बड़े शानदार फैन कॉफ़ी हैं। मिल जाती है, और वक्त बे वक्त मेरे हिसाब से मतलब मैं इसको कह देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ तक कह देता हूँ, बैठा हूँ ना तो मैंने कहा बेटे तुम ऐसे करना, मुझे ना 2 घंटे बाद कॉफ़ी दे देना। तो 2 घंटे बाद कॉफ़ी आ जाती है बस। और कॉफ़ी भी वैसी जैसी मुझे पसंद है वो मिल जाती है। तो और क्या हो सकता है इससे बड़ा? डांट कितनी दफा पड़ जाती है ना दिन बाबा में? से डांट तो बिल्कुल भी नहीं हमें से किसी कभी भी? कभी भी नहीं। और बहनों से कैसे लाइजान होता है? उन्हें कितना मिस करते हो? और उनको तो बहुत ज़्यादा अब मिस किस करते तरीके से हैं। कम्युनिकेशन जो है अब ये 2 घंटे, 2-2.5 घंटे, 2-2.5 घंटे जो मैसेंजर जो है ना, टैब लग गया। ग्रुप कॉल। अच्छा, वैसे असल में बाबा की इस लुक्स पे ना, जी जी जी। ये ये आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। ये वाहिद मुखालफ बच्चा है। इसीलिए मैं ये पूछना बनता है। ये तो क्या सब बाबा को मतलब सब तो बहुत तारीफ करते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट तो करते हैं, आप क्यों सिर्फ मैं- मुखालिफ हो? क्योंकि मुझे पहले ज़्यादा अच्छे लगते थे। उसमें बाबा क्यूट लगते थे, वो कहते हैं चले ये भी बात मनवा लेंगे। पर बाबा रोज़ आके मुझे फिर बताते हैं कि आपको नहीं पसंद, देखो ना आज वो आए थे मेरे दोस्त, वो तो फ़ैन हो गए थे मेरी इस लुक के। अच्छा। और फिर लोग वाकई फ़ैन हो जाते हैं, और फिर मैं कह रही होती हूँ कि ज़्यादा तारीफ ना करें, अब तो बाबा बिल्कुल भी नहीं कटवाएंगे। नहीं, मैं तो खुद फैन हो गया हूँ। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अब जो बस है देखा, हर कोई यही कहता है, नहीं, बहुत सारे अंकल से वो कहते हैं अब हमने तो बेटा देख के देखना शुरू कर दिए, तो अब नहीं इतने अच्छे लग रहे हैं बाबा। पर मेरा है कि बस अब बाबा को जल्दी से उम्र पे हम भेजें कि बाबा की कटिंग। मुबारक हो, मुबारक हो। ये तो क्वारंटीन आ गए। इनको पता है कि मैंने वहाँ ना उस तरह फिरवा लेना है, तो इसको उस तरह फिरा हुआ कबूल है, अच्छा, इस तरह कबूल नहीं है। ये प्लानिंग ठीक है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया असद, बहुत शुक्रिया अनम जी, थैंक यू वेरी मच। मच। अच्छा, खालिद मुस्तफा खान साहब, जनूबी पंजाब सूबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी एक करारदाद पेश की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी करारदाद पेश कर दी। वो तो काफ़ी मतलब आगे थे बल्कि। तो क्या लगता है कि कौन सिंसियर है, कि सूबा बनेगा भी, और जो सेक्रेटरीट बना किस हद तक आप समझते हैं कि ये यहाँ देखिए- के जो मसाइल हैं उनका अजाला हो पाए? देखिए, पहली बात तो ये है रज़ा कि सूबा तो ये बनना चाहिए, इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन ये इंतज़ामी बुनियादों पे सूबा बनना चाहिए। 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी का जो पंजाब है, ये अब लाहौर से बैठकर मैनेज करना मुमकिन नहीं है। सूबे की तरफ कंक्रीट और जिसे हम कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, इसमें कोई पेशरफ्त, वो ज़ीरो है। उसकी बुनियादी वजह है
रज़ा आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री जो मिली है वो जनूबी पंजाब से मिली है, जिसकी वजह से इनकी पंजाब में हुकूमत बनी है। सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में इनके पास सीटें कम हैं, मुस्लिम लीग नून से इनकी सीटें कम हैं। अगर ये आज कहते हैं कि ये इसको करने हैं अलहदा, तो मुस्लिम लीग तो इनको 2/3 मेजॉरिटी दे देगी, फौरी तौर पे इनके साथ वोट डाल देगी। जो सल्तनत है तख्त लाहौर, जो इस वक्त जो ये बैठे हुए हैं तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला साहब, ये तो छुट्टी हो जाएगी। ये तो 3 ज़िलों पे आ जाए, 3 डिवीजन पे आ जाएगा ना, बावलपुर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन और डीजी खान डिवीजन, ये इधर आ जाएंगे और उधर तो आ जाएगी मुस्लिम लीग नून। जो मौजूदा डेमोग्राफी आप देखें जो असम्बली की है, पंजाब असम्बली की, तो ये सूबा तो ये हुकूमत तो नहीं बनाती। अच्छा, ये नजर आ रहा है, ये नज़र क्या आ रहा है, ये दीवार पे लिखा हुआ है कि ये हुकूमत सूबा नहीं बनाएगी, क्योंकि इसको सूबा बनाने में पॉलिटिकल नुकसान है, इनकी हुकूमत सुपड़ जाती है। इधर पटवारी अपना हल्का नहीं छोटा करता रज़ा साहब, ये तो पंजाब की हुकूमत है, ये कभी नहीं बनाएंगे। हाँ, एक बात हुई है कि जाने से महीना पहले एक करारदाद पेश करके ये कह सकते हैं जी आने वाली असम्बली जो है ये इसको लेजिस्लेशन इस पर कर ले, मतलब फिर ट्रक की बत्ती के पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे। इन्होंने हमें 3 मतलब धोखे दिए हैं। पहली बात ये बुज़दार साहब को जो वज़ीर आला लगा दिया, इनका ख्याल था कि जनूबी पंजाब वालों को बड़ा सुकून मिल गया इससे। दूसरा इन्होंने कर दिया ये जो बना दिया सब सेक्रेटरी। तीसरी बात ये है कि अभी तक तो ये फाइनल नहीं हुआ कि भाई ये जो सूबा बनेगा और नहीं बनेगा तो बात की बात है। अभी तक ये नहीं हो सका कि सेक्रेटेरिएट कहाँ पे होगा, भावलपुर में होगा कि मुल्तान होगा। पीपल्स पार्टी कहती थी एक जनूबी सूबा होगा जनूबी पंजाब का, मुस्लिम लीग नून कहती थी एक भावलपुर होगा एक मुल्तान होगा, 2 सूबे होंगे। मतलब सिर्फ हर जो पार्टी थी उसने अवाम को अपने अपने हिसाब से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है और झूठे वादे किए हैं। किसी ने कोई इस पर कंक्रीट काम नहीं किया। ये बहुत शुक्रिया खालिद मसूद खान जी। नाज़रीन, आज का दिन हमने गुजारा और जिस तरह से मैंने तारुफ़ कराया था, आप चाहा था कि अल्फाज शायद कम पड़ जाएँ उनके तारुफ़ के लिए, क्योंकि इंतहाई हमा जहत और मुतहरिक शख्सियत हैं, कालम निगार, शायर और न जाने क्या क्या सब आज हमने उनसे जाना और दिखाया आपको कि शायरी के हवाले से भी बातें की, अदब के हवाले से भी बातें की और सियासी अमूर भी ज़ेरे बहस रहे। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम आज रोही के साथ से अल्लाह निगहबान।